हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर शुरू करेंगे, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली दो कैटेगरीज में हम स्टडी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन 10th क्लास में इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में दे रखा है, तो इसलिए हम इसको बेसिकली कंबाइंड फॉर्म में ही स्टडी करेंगे। बट वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रो का मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक करंट और अ चार्ज, और स्टैटिक्स का मीन्स टू होल्ड। टू होल्ड। अब ये वर्ड और ये वर्ड एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या चार्ज होता है। चार्ज जिस समय होल्ड पे होंगे या रेस्ट पे होंगे, उस समय अगर हम उन्हें स्टडी करेंगे तो वो हेडिंग में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अराउंड 600 BC, यानी कि काफ़ी पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानना शुरू कर गए थे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि चार्ज क्या है। देखिए, जब दो बॉडीज के ऊपर अगर चार्ज आ जाए, इफ टू बॉडीज हैज चार्ज, तब दो बॉडीज एक दूसरे को या तो रिपेल करना शुरू कर देती हैं या अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। यानी कि चार्ज जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जनरली आपको पता है, मैटर भी हम जनरली इंसुलेटर और कंडक्टर्स की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, बट हम अभी जनरल बात कर रहे हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। अब ये जब कोई बॉडी ऑक्यूपाई करेगी, वो बॉडी कैसे चार्ज ऑक्यूपाई करेगी, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। जब कोई बॉडी ऑक्यूपाई करेगी, तब वो दूसरी बॉडी के ऊपर या तो फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को रिस्पॉन्ड करेगी। सो इन अदर वर्ड्स, इट्स अनदर डेफिनेशन, चार्ज इज समथिंग possessed by matter or a substance due to which it exerts electric force or responds to electric force exerted by some other body. Electric force exerted by some other body. तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये क्या हुआ कि चार्ज हर एक बॉडी के अंदर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जब कोई बॉडी चार्ज एक्वायर करती है, तब वो या तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा या किसी और बॉडी के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हो चुकी है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा। अब हमें क्वेश्चन स्टडी करना है कि चार्ज क्या होता है, ये हो गया। अब हमें स्टडी करना है कि चार्ज कैसे बॉडी एक्वायर करती है। देखिए, कोई भी जो मटेरियल है या कोई भी जो सब्सटेंस है, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर। लेकिन अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करती है, तब वो नेगेटिवली चार्ज एक्वायर कर लेती है, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तब वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर, क्यों इलेक्ट्रॉन्स ही कोई बॉडी एक्वायर या लूज करती है? क्योंकि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस अवेलेबल होगा, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल्स में, या ये कह लीजिए लूजली बाउंडेड जो अवेलेबल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑन अ बॉडी। अगेन, किसी बॉडी को चार्ज गेन करने के 3 मेथड होंगे, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड एंड इंडक्शन मेथड। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन मेथड स्टडी करेंगे। तो जिस समय आप दो मटेरियल बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे, तो रबिंग के दौरान आप प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको काइनेटिक एनर्जी। क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स का वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या वर्ड बोला मैंने? वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगा,
कम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप कर जाएंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप कर जाएंगे। तो सपोज दो बॉडीज थी, आपने रब करी, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए, तो ये बॉडी के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो अपने सरफेस को या फिर अपने शेल को लूज करके, यानी कि छोड़ के बाहर लूज होके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सके। सो सिमिलर वर्ड इज यूज फॉर वर्क फंक्शन। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज हेयर यूज्ड एज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके हिसाब से अगर हम टाइप्स ऑफ चार्जेस में जाएंगे तो हमारे पास दो तरह के चार्ज हो गए, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कर लीजिए आप एक एबोनाइट रॉड लेते हो और उस एबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करते हो। ऑन द अदर हैंड आप एक ग्लास रॉड लेते हो और उसको सिल्क के साथ रब करते हो। तो रबिंग के बाद आप क्या पाओगे कि एबोनाइट रॉड जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है और फर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। सिमिलरली अगर हम दूसरे एग्जांपल में भी लें तो यहाँ पे सिल्क और ग्लास रॉड, तो यहाँ पे जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है और सिल्क का क्लोथ जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किसने कौन सा चार्ज एक्वायर किया है? दैट कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब सबकी थ्रेशोल्ड एनर्जी हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेते हैं। अब आप क्या कीजिए, ये कंसेप्ट स्टडी करने के बाद अब आप प्रॉपर्टीज में चलिए। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करें, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी दैट दे आर ऑफ टू टाइप्स एज वी ऑल नो। Hence, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Attracts each other. इसका मतलब क्या होगा कि चाहे चार्ज नेगेटिव नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव है, अगर सेम नेचर के हैं तो उनमें रिपल्शन होगी, और अगर ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो उनमें अट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि अगर आप एक रॉड को, सपोज आप ग्लास रॉड को लाइए, ग्लास रॉड को अगेंस्ट सिल्क रब करें और रब करने के बाद उसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, और एक और ग्लास रॉड, अनदर सेकंड ग्लास रॉड को रब करके सिल्क के साथ उन दोनों को क्लोज लाएंगे तो देयर विल बी रिपल्शन, उनमें रिपल्शन होगा। तो यहां पे ये क्लियर हो जाता है दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ऑन द अदर हैंड अगर आप अब रब्ड ग्लास रॉड यानी कि चार्ज ग्लास रॉड के साथ अगर आप एपोनाइट रॉड को क्लोज लाएंगे जो कि पोलराइज्ड या चार्ज हो चुकी होगी तो उनमें अट्रैक्शन हो जाएगी, तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ओके, तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसमें हम कह सकते हैं चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। इसका मतलब क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड आइसोलेटली। एक चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट कैन डू सो इन पेयर्स। लेकिन ऐसा आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ पेयर्स में। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास कोई एक बॉडी है, लेट्स सपोज आपने एक बॉडी ली, इस बॉडी के अंदर आपने तीन तरह का चार्ज रखा, एक +2 रख दिया, एक +3 रख दिया और एक सपोज -4 रख दिया, लेट्स सपोज। ठीक है जी। तो इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा वो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी से पता लगेगा, दैट चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड algebraically। यानी कि टोटल कितना करें, 3 + 2 5, 5 - 4, 5 - 4 1, तो इसका टोटल चार्ज हुआ +1।
अब आप क्या कीजिए, अब इस सिस्टम को आप अच्छे से शेक कीजिए। अगर आप इस सिस्टम को दोबारा से स्टेबल होने देंगे देन यू विल फाइंड कि अगर लेट सपोज अब इस बॉडी के ऊपर +4 चार्ज, इसके ऊपर सपोज -6 चार्ज आ गया, तो इस बॉडी का चार्ज अगर x होगा तो वो कैसे निकलेगा, वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को स्टडी करके कि आप नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रखेंगे, कंजर्व रहेगा, और जो चार्ज है वो सिंपल अलजेब्रा की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यानी कि नेट चार्ज बॉडी के ऊपर था +1, तो हम लिखते हैं +1 इक्वल टू +4 -6 + x, तो यू कैन से इट्स -2 + x, so x is equal to 1 + 2, so x should equal to +3, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3, हाँ ठीक है +3। so these are the three properties. One more property which is very important, that charges are quantized in nature. Charges are quantized in nature. Quantized in nature. इसका मतलब क्या है, क्वांटा वर्ड का मतलब होता है फिक्स्ड या डिस्क्रीट पैकेट्स, फिक्स्ड या डिस्क्रीट अमाउंट या पैकेट्स, आप कुछ भी कहिए। इसका मतलब क्या हुआ पुत्र, कि अगर एक बॉडी कोई चार्ज एक्वायर करती है, लेट्स सपोज चार्ज Q एक्वायर करती है, तब वो फिक्स्ड अमाउंट में ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करके ये पॉसिबल कर सकती है। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होते। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम्स के, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू ±n इंटू E, ये क्वांटाइजेशन को एक्सप्रेस करता है। इसके अंदर नेट चार्ज कितना है बॉडी के ऊपर, Q, n क्या है, कोई इंटीजर, क्या है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू 1 2 3 4 लाख 10 लाख करोड़ कुछ भी हो सकता है। और E क्या है, देयर दिस इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी, 1.6 × 10⁻19 कूलम। यानी कि अगर कोई बॉडी चार्ज Q एक्वायर करती है तो उसके ऊपर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर अवेलेबल आएंगे तो उसके हिसाब से चार्ज Q एक्वायर करेगा। इसका हम बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज बिगर, 1 कूलम और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, आप बताइए इनमें से कौन ज्यादा बड़ा है, ठीक है। विच इज बिगर, 1 कूलम और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। सपोज Q इज इक्वल टू n इंटू E पुत्र। अब Q कितना है, 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो n निकालिए, तो ये सॉल्व करके 1.6 × 10⁻19 -19 ऊपर जाएगा, सॉल्व करोगे 10 × 10⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6, आंसर आने वाला है 6.25 × 10⁻18। तो यहां से ये कंप्लीटली समझ में आ जाता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ने एक्वायर किए होंगे टू गेट अ 1 कूलम चार्ज, 6.25 × 10⁻18। तो डेफिनेटली ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इस बॉडी के ऊपर जिसके पास 1 कूलम चार्ज है उसने इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर किए, यानी कि ये वैल्यू बढ़ी है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई वैल्यू दे दी जाएगी, आपसे कहा जाएगा कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है। तो अगेन आप n निकालिए, अगर n इंटीजर होता है, देखिए ये पॉइंट्स में नहीं है, ये आंसर ऐसे आने वाला है 6 2 5 0, बहुत सारे जीरो, कितने, लगभग ऐसे करके, है ना, 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 11 12 13 14 15 16 17 18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कहीं पे ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में आता है, यानी कि अगर इंटीजर वर्ड नहीं आता है, तब इसका मतलब वो चार्ज कोई बॉडी एक्वायर नहीं कर सकती। तो चार्ज के बारे में हम यहाँ पे ही स्टडी को रोकते हैं, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।